पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉयड टेलीपोर्ट करता हुआ सीधा बादलों के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक एंजल बादलों पर बैठा हुआ है और कुछ ध्यान से देख रहा है। ये देखकर लॉयड सोचने लगता है, आखिर ये देख क्या रहा है। उधर हमें पता चलता है कि वो एंजेल सारिया और ईशर के गाने को सुन रहा होता है। उनकी मधुर आवाज सुनकर वो एंजेल थोड़ा ठरकी टाइप का बिहेव करने लगता है। वो कहता है, हे भगवान, ये लोग तो कमाल के हैं, काश मैं इनके पास जा पाता और इन्हें किस कर पाता। ये सुनते ही लॉयड को गुस्सा आता है और वो ऊपर से एक बादल का टुकड़ा उस एंजेल के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर वो एंजेल गुस्से से उबल पड़ता है। अरे कौन पागल है जो मेरे ऊपर बादल फेंक रहा है। तभी उसकी नजर लॉयड पर पड़ती है। अब वो चौंक जाता है। ये एक इंसान है यहाँ, लेकिन ये तो स्वर्ग है। फिर वो एंजेल जो खुद को जिरियल कहता है बोलता है, इंसान अपनी औकात में रहो, मैं एक एंजेल हूँ, जिरियल, चौस्ट भगवानों का सहायक। बताओ तुम यहाँ कैसे पहुंचे। ये दुनिया इंसानों की नहीं है और यहाँ एक शक्तिशाली बैरियर भी लगा था, फिर भी तुम रुके क्यों नहीं। लॉयड कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, पर एक बात बता दो, डिवाइन सोर्सरी कैसे सीखते हैं, मुझे वो सिखा दो। ये सुनकर जिरियल खुद की तारीफ में डूब जाता है। हाँ, मैं हूँ ही इतना खूबसूरत, मुझे देखकर तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया है, तभी तो ये सब बोल रहे हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पाँव चूम सकते हो। ये सब सुनकर गुस्से से तमतमा जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, ओ बकवास बंद करो, सीधा सीधा बताओ डिवाइन सोर्सरी कैसे सीखते हैं, नहीं तो हम धरती पर जाकर सबको बता देंगे कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। जिरिल हंसते हुए कहता है, जाकर बता दो, कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर वो ग्रीम को लात मारता है और नीचे गिरा देता है। उसके बाद कहता है, हाँ ये सच है कि मैं डिवाइन सोर्सरी दे सकता हूँ, लेकिन ये तोहफा केवल उन्हीं को मिलता है जो इसके लायक होते हैं, और तुम इसके लायक नहीं हो, इसीलिए चुपचाप अपने घर लौट जाओ। इतना बोलकर वो फिर से सारिया और ईशर के गाने को सुनने में लग जाता है। अब वो लॉयड की ओर मुड़कर कहता है, तुम भी चले जाओ यहाँ से, पर लॉयड टस से मस नहीं होता। ये देख जिरियल अब गुस्से में अपनी खास एबिलिटी लक्स को एक्टिवेट कर देता है। इस एबिलिटी से आसमान में अचानक कई बड़ी बड़ी चमकदार तलवारें बन जाती हैं। अब जिरियल गरजते हुए कहता है, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, यहाँ से चले जाओ, मैं दूसरी बार नहीं कहूँगा। इसके बाद वो उन तलवारों से लॉयड पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही तलवारें लॉयड तक पहुंचती हैं, हम देखते हैं कि लॉयड ने पहले से ही एक शक्तिशाली बैरियर बना रखा था। उसी बैरियर की वजह से वो उन सभी तलवारों के वार से पूरी तरह सुरक्षित रह जाता है। ये देखकर जिरियल अब थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो कहता है, तो इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो। दूसरी ओर अब हमें रेन दिखाई जाती है जो काफी परेशान लग रही है। वो कहती है, आखिर लॉयड गया कहाँ, वो ठीक तो है ना। उसे देखकर बेबी लॉन कहता है, शांत हो जाओ, जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था क्या। रेन जवाब देती है, हाँ उसने कहा था कि कोई हम पर नजर रख रहा है। ये सुनकर बेबी लॉन गंभीर हो जाता है। ये बात मैंने भी महसूस की थी, लेकिन मुझे साफ साफ ऐसा नहीं लगा कि कोई हमें देख रहा है। माफ करना, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो बाहर निकलने लगता है और सोचता है, ये कौन सी खुशबू है जो मुझे खींच रही है, आखिर ये है क्या। अब हम फिर से लॉयड को देखते हैं जो कि जिरियल की उन चमकदार तलवारों के बीच में लटका हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहा है। वो सोचता है, वाह, यही तो डिवाइन सोर्सरी है। ये तलवारें पहली नजर में तो पंख जैसी हल्की लगती हैं, पर असल में ये भारी और कठोर हैं, जैसे शुद्ध लोहा। अब लॉयड अपने स्पेलेल का प्रयोग करता है और जिरियल की इस शक्ति को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जिरियल का अटैक भौतिक नहीं है, उसका कोई ठोस फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। इसी वजह से लॉयड की स्पेलेल उस शक्ति को चुरा नहीं सकती। इसके बाद लॉयड अपनी तलवार ग्रीम को पकड़ा देता है और कहता है, जो जिरियल है वो ये जो लक्सल स्वॉर्ड बना रहा है वो पूरी तरह से माना से बना रहा है। कितनी अद्भुत स्पेलेल है ये। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये स्पेलेल कितनी ज्यादा ड्यूरेबल है। इतना कहते ही लॉयड एक ही बार में उसके ऊपर 4 एलिमेंट से अटैक कर देता है। ये देखकर जिरियल भी चौंक जाता है और हमले से बचने के लिए तुरंत साइड में हट जाता है। पर अब लॉयड का वो अटैक जाकर सीधा उस बैरियर से टकराता है और उसे तोड़ देता है। ये देख जिरियल घबरा जाता है। बैरियर टूट गया, लेकिन इतने में ही लॉयड अचानक उसके ठीक पीछे प्रकट हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने मेरे अटैक को डज क्यों किया। जिरियल और भी घबरा जाता है। अब वो झुंझलाकर अपनी तलवार से लॉयड पर हमला करता है, मगर लॉर्ड तो पहले ही टेलीपोर्ट कर चुका होता है। ये देखकर जिरियल खुद से कहता है, देखा बच्चा डर गया, अच्छा किया जो भाग गया। पर अब हमें सच पता चलता है, लॉयड भागा नहीं था, वो तो ऊपर वाली बिल्डिंग पर टेलीपोर्ट कर गया था। अब लॉयड कहता है, अगर जिरियल ऐसे ही डज करता रहेगा तो मैं इसकी स्पेलेल पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर पाऊंगा। मुझे तो ये देखना है कि ये कितनी ड्यूरेबल है। ये सुनकर जिरियल का खून खौल उठता है। क्या तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट करोगे? तुम अपने आप को समझते क्या हो?
तुम्हारे अटैक मुझे छू तक नहीं सकते, मैं हर एक वार को डज करता रहूंगा। ये सुनते ही लॉयड दोबारा अपनी एक बेहद खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। वो मुस्कुराते हुए जिरियल से कहता है, माफ करना, लेकिन इस बार तुम मेरा अटैक डॉज नहीं कर पाओगे। इसके बाद गुस आर्मी की वही खास और घातक स्पेल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है शैडो वुल्फ। जैसे ही स्पेल एक्टिव होती है, जिरियल के ऊपर हर दिशा से खतरनाक और घातक हमले होने लगते हैं। ये देखकर जिरियल बुरी तरह डर जाता है, लेकिन किसी तरह वो इस अटैक से बच जाता है और वहां से भागते हुए चिल्लाता है, आखिर ये कैसा हमला था। अब लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, तो तुमने फिर से मेरे अटैक को डॉज कर लिया। लगता है मैं अपनी स्पेल को ठीक से टेलीपोर्ट नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीम इस पूरे शैडो वुल्फ अटैक को देखकर कांप उठता है। वो कहता है, ये तो वही गुस आर्मी की खतरनाक ताकत है जिसके जरिए कोई भी चीज टारगेट की ओर टेलीपोर्ट कर दी जाती है, और यहाँ तो लॉयड ने अपनी ही स्पेल को टेलीपोर्ट कर दिया। अब ग्रीम लॉयड से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही धांसू एक्शन कर रहे हो? अगर ऐसा चलता रहा तो जिरियल मारा जाएगा। लॉयड मुस्कुराता है और जवाब देता है, पागल मत बनो। जिरियल ने खुद कहा था कि वो इनविंसिबल है, अजेय, तो फिर ऐसा करना क्या गलत है? वैसे भी अब तुम रिलैक्स हो सकते हो, ये जेड की स्पेल है, चिंता मत करो, मैं जेड की इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये सुनकर ग्रीम की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और वो भी खुश हो जाता है। अब लॉयड एक बार फिर अपनी स्पेल को टेलीपोर्ट करता है और अगला हमला एकदम से जिरियल के सामने प्रकट हो जाता है। जिरियल किसी तरह फिर से डॉज कर लेता है। अब ग्रीम जिरियल से कहता है, लॉयड तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस चुपचाप माफी मांग लो और उसे डिवाइन सोर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरियल अब भी घमंड में चूर है। वो कहता है, मैं इनविंसिबल हूँ, तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। फिर वो इधर उधर भागने लगता है। ये देखकर लॉयड भी मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है फिर, कि जब मैं ये स्पेल यूज करता हूँ तब मैं काफी ओपनिंग छोड़ देता हूँ, पर कोई नहीं, मैं इस बार तुम्हें ओपनिंग देता हूँ और अपनी एक और खतरनाक स्पेल यूज करता हूँ। वहीं लॉयड अब अपनी काफी पावरफुल सी स्पेल को तैयार करने लगता है, पर अब उसकी ओपनिंग रह जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से डिफेंस हो जाता है, जो देखकर जिरियल उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। तभी लॉयड को अब मौका मिल जाता है उसके ऊपर स्पेल यूज करने का। जैसे ही जिरियल अब उसके करीब आने वाला होता है, लॉयड अब अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और अब वो हमला सीधा जिरियल को भी लग जाता है, जिस वजह से उसे काफी डैमेज भी हो जाता है। जो देखकर ग्रिम फिर से उसे कहता है कि अब माफी चुपचाप से मांग लो, पर जिरियल कहता है कि नहीं, मैं नहीं हारूंगा, मेरी तलवारें अनंत हैं, मैं इन्हें रिपेयर भी कर सकता हूँ। जो सुनकर तो लॉयड भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, क्या? मैं तो अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अनंत तरीके से रीजनरेट भी हो सकती है। ऐसा बोलने के बाद लॉयड फिर से उसके ऊपर अपनी पावरफुल स्पेल को यूज करने लगता है, जो देखकर जिरियल घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा मत करो, मैं तो झूठ बोल रहा था। वहीं पर लॉयड उसकी बात सुनता नहीं है। वो उसके ऊपर काफी सारी स्पेल एक बारी में फिर से यूज कर देता है, जिससे कि एक ही बारी में उसके ऊपर काफी सारी स्पेल्स का धमाका हो जाता है और अब वो जमीन पर पड़ा होता है। जो देखकर लॉयड कहता है, ये ट्रांसपेरेंट क्यों हो गया? तो ग्रिम कहता है, वो इसलिए क्योंकि उसका सारा माना खत्म हो गया। तो लॉयड कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि इसका जो अटैक है वो ना ही इनविंसिबल है और ना ही अनंत, वो बस माना की एक फॉर्म है जो कि स्टील की बन जाती है, जिसका मतलब है कि जब तक तुम्हारे पास माना है तब तक तुम इन तलवारों को यूज कर सकते हो। जिरियल भी अब अपने मन में सोचने लगता है कि लॉयड, तुम सही में काफी अच्छे लड़े, पर अब क्योंकि मैं मरने वाला हूँ इसलिए तुम कभी भी डिवाइन सोर्सरी नहीं सीख पाओगे। पर तभी अचानक से लॉयड अब उसके अंदर काफी सारा माना ट्रांसफर कर देता है, जिस वजह से वो वापस से जिंदा हो जाता है और कहता है, तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी थी। इस पर लॉयड शांत लेकिन दृढ़ता से जवाब देता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस डिवाइन सोर्सरी सीखनी है। अब लॉयड के पास इतना ज्यादा माना आ चुका होता है कि गिरियल का शरीर कुछ ज्यादा ही भारी और मजबूत हो जाता है। गिरियल अब अपने मन में सोचता है, ये बच्चा कितना मासूम है, इसने मेरी जान बचाई, अच्छा मौका है, अब मैं इसे यूज करूंगा। और फिर वह लॉयड से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी दूंगा, पर अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो पहले तुम्हें मेरे साथ एक पैक्ट बनाना होगा, तभी मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी शेयर कर पाऊंगा। चलो अपना हाथ बढ़ाओ। लॉयड बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गिरियल उसका हाथ पकड़ते हुए मन ही मन सोचता है, ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है लड़के, इस मौके का फायदा उठाकर मैं धरती पर जाऊंगा, इस लड़के को पैक्ट का बहाना बनाकर पोजेस कर लूंगा और फिर धरती पर जाकर अपनी फेवरेट लड़कियों से मिलूंगा। उसकी ये इविल स्माइल साफ साफ उसके इरादों को जाहिर कर रही थी, जिसे लॉयड और ग्रिम दोनों देख लेते हैं। अब गिरियल लॉयड से कहता है, अपने आप को लकी समझो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करूंगा।
इसके बाद गिरियल लॉयड के शरीर में प्रवेश कर जाता है और हंसते हुए कहता है, देखा मैं कितना कमाल का हूँ, ये बॉडी अब मेरी है। लेकिन तभी वह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह लॉयड की बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, बल्कि वह सिर्फ लॉयड के हाथों तक ही सीमित रह गया है। ये देखकर ग्रिम तंज कसते हुए कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ एंजल हो। लगता है तुम्हें पता नहीं था कि लॉयड के पास बहुत ज्यादा माना है। तुम्हारी ताकत उसके सिर्फ हाथों तक ही सीमित रह गई है। अब लॉयड पूछता है, तो क्या पैक्ट पूरा हो गया? गिरियल जवाब देता है, हाँ, डिवाइन सोर्सरी यूज करने के लिए एक एंजेल को उस कास्टर की आत्मा पर एक माना सिग्नेचर लगाना पड़ता है जो उस जादू को इस्तेमाल करना चाहता है। इसके बाद गाना गाकर या फिर अन्य तरीकों से एक पाथवेगेट किया जाता है। लॉयड थोड़ा असमंजस में पूछता है, तो क्या मुझे भी गाना पड़ेगा? गिरियल मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे शरीर के अंदर हूँ, इसलिए पैक्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर लॉयड पूरी तरह फोकस में आ जाता है और अपनी आत्मा से डिवाइन सोर्सरी को निकालने लगता है। उसे पूरी तरह से केंद्रित देखकर ग्रिम थोड़ा चिंतित होता है और पूछता है, आप ठीक तो हैं? लॉयड आंखें बंद करके शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ध्यान केंद्रित कर रहा था। वैसे डिवाइन सोर्सरी वाकई में काफी ताकतवर है। ये सुनकर ग्रिम अपने मन में सोचने लगता है, ये जो एंजेल है ये कितना बेवकूफ है। इसे ये बात तक नहीं मालूम कि अब जब प्रिंस लॉयड ने डिवाइन सोर्सरी को मास्टर कर लिया है तो उनके पास इतनी ताकत है कि वह चाहे तो स्वर्ग और नर्क दोनों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वह चाहे तो डीमन लॉर्ड की गद्दी तक पर भी बैठ सकते हैं। इसी बीच लॉयड धीरे से कहता है, डिवाइन सोर्सरी को सीखने के बाद मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। गिरियल हैरानी से पूछता है, तुम इससे डिसअपॉइंट क्यों हो रहे हो? लॉयड जवाब देता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे असल में मजा प्रोसेस में आता है। रिजल्ट से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि उस ताकत को हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने आज तक न जाने कितनी स्पेल बुक्स पढ़ी हैं। हर बार मेरे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर ये मैजिक कैसे काम करता है, कैसे बनाया गया होगा। और जब मैं फाइनली उस जादू को सीख लेता हूँ तब मेरे सामने उन पुराने मैजिक यूजर्स के चेहरे घूमने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब उनकी जगह खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ताकत पाने के लिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तभी असली मजा आएगा। फिर वह बात को बदलते हुए कहता है, खैर, इन फिलॉसफी की बातों को छोड़ते हैं। गिरियल, तुम जो लक्सा स्पेल यूज कर रहे थे वो भी क्या डिवाइन सोर्सरी ही थी? गिरियल जवाब देता है, हाँ, लेकिन अलग अलग यूजर्स के पास डिवाइन सोर्सरी की अलग अलग फॉर्म होती है, इसलिए तुम्हारी मैजिक की फॉर्म मेरी से अलग होगी। एक बार कोशिश करो एक तलवार बनाने की। अब लॉयड पूरे फोकस के साथ डिवाइन सोर्सरी को सक्रिय करता है और एक तलवार बनाने लगता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है। गिरियल अब गौर से देखता है और उसे एहसास होता है कि लॉयड का जादू बहुत ही प्योर और काइंड है, एकदम किसी एंजेल जैसा। ये देखकर गिरियल को एक पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है जिसे वह बहुत समय पहले सम्मान देने लगा था। अब हम देखते हैं कि लॉयड की बनती हुई तलवार धीरे धीरे अपनी अलग ही फॉर्म लेने लगती है, जो कि काफी भयानक लग रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि यह तलवार अब भी बड़ी होती जा रही थी। ये देखकर गिरियल और ग्रिम दोनों ही डर से कांपने लगते हैं। ग्रिम घबराकर चिल्लाता है, आप ये क्या कर रहे हैं लॉयड? इस तलवार को तुरंत रोकिए। लेकिन लॉयड पूरी शांति से जवाब देता है, यह तलवार अभी तो पूरी भी नहीं बनी है। यह सुनकर गिरियल और ग्रिम दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या ये तो अभी सिर्फ बन ही रही है। अब गिरियल गंभीरता से कहता है, ये जो लक्सा पावर लॉयड यूज कर रहे हैं ये उनके माना के अनुसार फॉर्म लेती है, और ये तलवार ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक बनती जा रही है। सीन कट होता है। अब हम पहुंचते हैं बेबीन के पास, जो कि कुछ रिसर्च के लिए निकला होता है। वो जैसे ही चर्च के बाहर पहुंचता है उसे अंदर से कोई संगीत की आवाज सुनाई देती है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा झलकती है। वह खुद से कहता है, मैं ये जानने आया हूँ कि ये अजीब सी स्मेल आखिर है क्या? ये गंध किस चीज की है? अब बेबीन देखता है कि चर्च के आसपास काफी सारे फूल लगाए गए हैं, शायद स्मेल को छुपाने के लिए। वह मन ही मन सोचता है, मुझे जरूर यहाँ कुछ देखना चाहिए, यहाँ कुछ तो चल रहा है। बेबीन अब चर्च के भीतर झांकने ही वाला होता है कि तभी एक खतरनाक सा आदमी अचानक उसके बगल में आ जाता है। वो आदमी बेबीलोन की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? बेबीलोन थोड़ी देर के लिए घबरा तो जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं वो डरावना सा बंदा फिर कहता है, यह चर्च काफी विशाल है, लगता है तुम इसलिए खो गए हो। चलो मैं तुम्हें रेसिडल में वापस ले चलता हूँ। बेबीन शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, मुझे तो बस ये गुलाब्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं इन्हें देखने आया हूँ। आशा करता हूँ कि इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आदमी थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, ये तो बहुत ही फिजूल बात है। तुम यहाँ रेसिडल का गाना सुनने आए थे ना,
और अब फालतू में टाइम वेस्ट करके रेसिडल के गाने को मिस कर रहे हो। बेबीन थोड़ा अकड़ के कहता है, मुझे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। वो आदमी कहता है, दरअसल मैं इस चर्च का प्रीस्ट हूँ और एक प्रीस्ट का काम होता है भटके हुए को सही रास्ता दिखाना। मैं इस जगह पर कई सालों से सेवा कर चुका हूँ, पर फिर भी कभी कभी मैं खुद भी भटक जाता हूँ। ये सुनकर बेबीलोन अब थोड़ा शक के साथ बोलता है, अगर तुम एक प्रीस्ट हो तो तुमने रोजरी क्यों नहीं पहन रखी है। वह आगे कहता है, रोजरी असल में एक तरह का नेकलेस होता है जो ये साबित करता है कि तुम चर्च के एक सदस्य हो। तुमने ये क्यों नहीं पहन रखा है। बेबीन गंभीरता से जोड़ता है, दूसरी तरफ मैं तो नया हूँ, फिर भी मुझे ये मिल चुका है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ी देर के लिए अटक सा जाता है, पर फिर अचानक वह जेब से रोजरी निकालता है और कहता है, माफ करना, मुझे पता है कि ये गलत है, पर मैं कभी कभी इसे पहनना भूल जाता हूँ। इतना कहकर वह उस रोजरी को पहन लेता है। तभी वहाँ रेन शीरो को साथ लेकर बेबीलोन को ढूंढते हुए आ जाती है। जैसे ही शीरो की नजर उस अजनबी पर पड़ती है, उसकी रूह तक कांप उठती है। उसमें से एक गहरी और खतरनाक ईविल प्रेजेंस उठ रही थी। शीरो डर के मारे कांपने लगता है और उसी इंसान की ओर घूरने लगता है। उधर बेबीलोन, जो अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अब उससे कहता है, वैसे तुम काफी कमाल के हो। तुमने कहा कि तुमने इस चर्च को काफी समय पहले ज्वाइन किया था, है ना? लेकिन ये जो रोजरी नेकलेस तुमने पहन रखा है, ये तो एकदम नया जैसा लग रहा है, जैसे रोज रोज इसे पॉलिश करते हो। ये कहकर बेबीलोन मुड़कर वहां से जाने लगता है। अब शीरो अभी भी डरा हुआ खड़ा है। तभी वह अजनबी गुस्से में कहता है, तो तुम्हें भी मुझ पर शक हो रहा है। लगता है मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था और लग रहा था कि अब वह हमला करने ही वाला है। पर ठीक उसी समय हवा में झिलमिलाती चमक के साथ लॉयड टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाता है। उसे देख सभी चौंक जाते हैं। लॉयड बिना कोई डर दिखाए पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रेसिडल खत्म हो गया? इतना कहते ही लॉयड उस अजनबी के एकदम पास से गुजरता है, पर वह आदमी कुछ नहीं करता और लॉयड भी कुछ नहीं कहता। फिर लॉयड सीधे शीरो के पास जाकर खेलने लगता है। इसके बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी गिरियल की नज़र उस अजनबी पर पड़ती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पहचान जाता है, यह तो वही इंसान है जिसे मैं पहले बेहद रिस्पेक्ट करता था। उसे वहां देखकर गिरियल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अब लॉयड और बाकी सब चर्च के अंदर आते हैं, जहां ईशर और सारिया उनका स्वागत करते हुए पूछते हैं, तो कैसी लगी हमारी परफॉर्मेंस? लॉयड मुस्कुराकर जवाब देता है, बहुत अच्छी लगी। मैंने तो शुरू से लेकर अंत तक देखा, पर सच्चाई ये थी कि लॉयड झूठ बोल रहा था। उसने परफॉर्मेंस देखी ही नहीं थी। अब हम देखते हैं कि सारिया और ईशर को इतना पास देखकर गिरियल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब वो उन लोगों से मिलने के लिए काफी उतावला हो उठता है, लेकिन तभी लॉयड अपना हाथ बंद कर लेता है और उसे मिलने नहीं देता। वहीं दूसरी ओर बेबीलोन के मन में अभी भी शक बाकी था। वो अब ईशर से पूछता है, बाहर जो गार्डन है क्या वो पवित्र जगह मानी जाती है? ईशर जवाब देती है, हाँ, हम वहाँ के फूलों का इस्तेमाल करते हैं लोगों की आत्मा को शांति देने के लिए। जो सुनकर बेबीलोन अब कहने लगता है, तो फिर मुझे उस सड़ी हुई चीज की स्मेल आ रही थी। आखिर वो स्मेल किसकी थी? लगा कि मुझे कोई ऐसे ही वहम हो रहा है। अब दूसरी तरफ लॉयड फादर की तरफ मुड़कर कहता है, हेलो, वैसे आज मैं चर्च लीव कर रहा हूँ। ये सुनकर फादर एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? लेकिन तुमने तो चर्च को आज ही ज्वाइन किया था। वहीं लॉयड की शांति और आत्मविश्वास देखकर बेबीलोन अब खुद से कहता है, मेरे ख्याल से लॉयड जो ढूंढना चाहता था उसे वो मिल गया, तो मेरा काम पूरा हो गया है और बाकी जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो वहां से जा ही रहा होता है, पर तभी ईशर उसके पास आती है और कहती है, आफ्टरनून में तुमने मुझे बचाया था ना, मैं उसका शुक्रिया नहीं कर पाई थी तुम्हें पहले, तो मैं अभी तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ मुझे बचाने के लिए। यह सुनकर बेबीलोन थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, अगर ये ऐसे करेगी तो मुझे चर्च की मदद करनी पड़ जाएगी। अब सीन कट होता है और हम फिर से उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो उस रोजरी को जमीन पर गिराकर उसे गंदा कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जमीन खुद ऊपर उठने लगती है और वहीं से उस जगह से वही सड़ी हुई चीज की स्मेल उठती है जिसका एहसास बेबीलोन को पहले से हो रहा था। अब हम देखते हैं कि उस जगह से एक क्रिएचर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वहीं वो बंदा अब कहता है, मुझे बेबीलोन और बाकी सभी लोगों का पीछा करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे दखल अंदाजी दे, क्योंकि जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ वो दिन अब आने ही वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।